हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के पेपर के बारे में जो जानकारी दी है वो बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उतनी लाभदायक है। अतः पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? ऑप्शन सुनिए, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अब देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी मैंने विस्तार से दी है। देखिए 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल संबंधी वैश्विक समिति की 37वीं बैठक में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल राजस्थान के किले 6 हैं, जिनके नाम आपके सामने दिए हुए हैं। आमेर का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और रणथंभौर का किला। अब देखिए इन 6 किलों के बारे में मैंने विस्तार से जानकारी प्रदान की है। सबसे पहले आमेर के किले की बात करते हैं। आमेर का किला जयपुर में स्थित गिरिदुर्ग है, ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण 1592 में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। फिर आइए जैसलमेर का किला। ये जैसलमेर जिले में त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित एक धानवन दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण रावल जैसल द्वारा 1155 में कराया गया था। इसे सोनार किला भी कहा जाता है, ठीक है। धानवन दुर्ग का मतलब होता है जो मरुस्थल में स्थित होता है। फिर है गागरोन किला। ये दुर्ग आऊ और काली सिंध नदियों के संगम के निकट मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित एक जल दुर्ग है, ठीक है। जिस दुर्ग के चारों ओर जल हो वो होता है जल दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण डोड यानी परमार राजपूत द्वारा करवाया गया था। अब देखिए चित्तौड़गढ़ किला। इसे राजस्थान का गौरव और गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है, याद रखना। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित गिरिदुर्ग है, ठीक है, पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। इसका निर्माण मौर्य राजा चित्रांग, कहीं पर चित्रांगद भी लिखा हुआ होता है, चित्रांग या चित्रांगद द्वारा कराया गया था। फिर आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग राजसमंद में स्थित एक गिरिदुर्ग है, ठीक है, ये भी गिरिदुर्ग है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? तो उत्तर आएगा कुंभलगढ़ किला। फिर देखिए रणथंभौर दुर्ग। ये गिरी और वन दोनों प्रकार का दुर्ग है, ठीक है, सवाई माधोपुर में स्थित है ये। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये कथन किसका? अबुल फजल का। किस किले के बारे में? रणथंभौर किले के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट आबू में निम्नलिखित में कौन सा जैन मंदिर स्थित है? माउंट आबू में कौन सा जैन मंदिर स्थित है? ऑप्शन है कामाख्या, दीलवाड़ा, महावीर या रणकपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दीलवाड़ा। अब देखिए दोस्तों, देलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में पूरी जानकारी मैंने इसमें प्रदान कर दी है। देखिए देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू यानी सिरोही में स्थित हैं। ये मंदिर 11वीं से 13वीं सदी के सोलंकी कला के अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर 2 प्रकार के मंदिर है। देखिए, एक है विमल वसई मंदिर। विमल वसई मंदिर ये क्या है? यहाँ स्थित आदिनाथ जैन मंदिर को विमल वसई मंदिर कहा जाता है। भगवान आदिनाथ का जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? विमल वसई। और इसका निर्माण महाराजा भीम के मंत्री विमल शाह द्वारा 1031 में करवाया गया था। दूसरा मंदिर है लूण वसई मंदिर। लूण वसई मंदिर, ये मंदिर भगवान नेमिनाथ का मंदिर है, ठीक है ना। नेमिनाथ भगवान का जैन मंदिर है, जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य राजा वीर धवल के मंत्री वसुपाल, कहीं पर वास्तुपाल भी दे रखा है, वसुपाल एवं तेजपाल ने 1230-31 में कराया था। तो दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। देखिए पहला, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी नृत्य में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। राई और गुड़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। तेरहताली नृत्य कामद जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राई और गुड़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। ये इसका गलत कथन है, ठीक है ना, ये गलत कथन है। बाकी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं।
अब देखिए दोस्तों, मैंने चारों नृत्यों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान की है। सबसे पहले बात करते हैं गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जो होली के पूर्व डंडारोपण से प्रारंभ होकर होली के बाद तक किया जाने वाला पुरुषों का नृत्य है। ठीक है। इसमें सर्वप्रथम गोलाकार मंडप के बीच में नगाड़ची नगाड़ा बजाता है और उसके बाद नृत्य आरंभ होता है। इस नृत्य में कुछ पुरुष स्त्रियों का समांग करते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। याद रखना चित्र है। दूसरा नृत्य देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों में विवाह आदि अवसरों पर व्यावसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाता है और ये अत्यधिक लोकप्रिय वीर नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य कैसा है? व्यावसायिक नृत्य है प्लस वीर नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक दूल्हे का वेश बनाकर हाथ में तलवार लेकर नकली घोड़ी नचाते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करता है। ये नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, कौन सा नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर आएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। अब देखिए कालबेलिया नृत्य। दोस्तों, यह राजस्थान का व्यावसायिक लोक नृत्य है, जो कालबेलिया जाति द्वारा जीविकोपार्जन हेतु किया जाता है। कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य हैं इंडोनी नृत्य, संक्रिया नृत्य, पणिहारी नृत्य, बागड़िया नृत्य। ठीक है। अब आइए तेरह ताली नृत्य। देखिए, यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव की भक्ति में किया जाने वाला एक पेशेवर नृत्य है। इस नृत्य में मजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़ तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। देखिए कितनी जानकारी मैंने इसके अंदर प्रदान कर दी है। हर लाइन के अंदर एक क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। ऑप्शन सुनिए, गर्दन में, कान में, पैर में या कलाई में। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कान में। सुरलिया आभूषण कान में पहना जाता है। देखिए दोस्तों, सुरलिया स्त्रियों द्वारा कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। स्त्रियों द्वारा कान में पहने जाने वाले और आभूषण देखिए कौन कौन से हैं, नाम दे रखे हैं मैंने। कर्णफूल, पित्तल पन्ना, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन, बाली, टोपस, पत्ती, सुरलिया, मोरफवर, झाले, झाले बारेठ, ओगनिया, कुंडला, लौंग, पूजी, टोटी, बचूरिया, पाटीसूलिया, जमेला आदि आदि सभी जो हैं आभूषणों के नाम हैं और ये स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण हैं और ये स्त्रियों द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कुट्टों में से असंगत को छांटिए। गलत कौन सा? देखिए, नाथद्वारा शैली पिछवाया सही है, किशनगढ़ शैली बनीठनी सही है, जोधपुर शैली ढोला मारू सही है, ढूंढाड़ शैली गीत गोविंद ये गलत है। तो दोस्तों, इसमें असंगत कथन है चौथे नंबर का ढूंढाड़ शैली गीत गोविंद। अब देखिए, ये सभी जो चित्रकला की शैलियाँ इनके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी प्रदान की है। देखिए, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट यानी मेवाड़ है। याद रखना चित्र है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में किया था। हर लाइन दोस्तों, हर लाइन के अंदर क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है। नाथद्वारा शैली राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। श्रीनाथ जी के मंदिरों में मूर्ति के पीछे सज्जा के लिए कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, श्रीनाथ जी श्री कृष्ण जी के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में मूर्ति के पीछे जो सजावट के लिए कपड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं पर्दे पर, वो क्या कहलाती है? पिछवाया कहलाती हैं। और पिछवाया चित्र शैली किस चित्रकला शैली की विशेषता है? नाथद्वारा शैली। और नाथद्वारा शैली कौन सी स्कूल की उपशैली है? मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। ठीक है। फिर है किशनगढ़ शैली। देखिए, किशनगढ़ शैली मारवाड़ स्कूल की उपशैली है। इस शैली का विकास राजा सावंत सिंह को नागरीदास के रूप में जाना जाता है। याद रखना चित्र है। तो राजा सावंत सिंह नागरीदास के समय हुआ था और इस शैली का प्रमुख चित्रण बनीठनी है। याद रखना, जो नागरीदास के समय निहाल चंद द्वारा चित्रित किया गया था। बनीठनी किस चित्रकला शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का। बनीठनी के चित्रकार कौन है? निहाल चंद। ये याद रखना। किस शासक के समय बनाया गया था? सामंत सिंह नागरीदास के समय। ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं। इसके बाद देखिए, मारवाड़ शैली जिसको जोधपुर शैली भी कहा जाता है। तो मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है।
इन प्रेमाख्यानों में ढोला मारू, मूमल निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर आदि प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन सुनिए, वीर विनोद, इसके लेखक श्यामल दास हैं। गोरा बादलरी बात, दोस्तों थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, ग्रंथ का नाम है गोरा बादलरी बात और इसके लेखक है जाटमल। फिर है वीर सतसई, इसके लेखक सूर्यमल मिश्रण। सूरज प्रकाश, इसके लेखक बांकीदास। तो दोस्तों इसमें सही कथन कौन सा नहीं है, चौथे नंबर का नहीं है। सूरज प्रकाश जो है इसके लेखक बांकीदास नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, जिसमें 1, 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने सभी साहित्यकारों की पूरी जानकारी आपको विस्तार से प्रदान की है। सबसे पहले बात करते हैं श्यामल दास की। देखिए, कवि श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना वीर विनोद है, जिसमें मेवाड़ के इतिहास के साथ अन्य संबंधित रियासतों का भी वर्णन किया गया है। वीर विनोद की रचना के लिए श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, याद रखना। इनको कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा प्रदान की गई थी। तो पूरी डिटेल से मैंने इसके बारे में आपको बताया है। अब देखिए, जाटमल के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। गोरा बादलरी बात जाटमल द्वारा लिखित एक हस्तलिखित कृति है, जिसकी भाषा मिश्रित ब्रज भाषा है, याद रखना। इस कृति का संबंध चित्तौड़ की रानी पद्मनी से है। इसके मुख्य पात्र पद्मनी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह हैं। गोरा व बादल चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के सेनापति थे, जो 1303 के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए चित्तौड़ आक्रमण के दौरान खिलजी सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है। गोरा बादल कौन थे? चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किस वर्ष किया? 1303 में किया था। गोरा बादल किस युद्ध में शहीद हुए थे? 1303 के चित्तौड़ युद्ध में शहीद हुए थे। अब देखिए, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? बूंदी के महाराव राम सिंह के। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम वंश भास्कर है, जो पिंगल भाषा में लिखा गया है, याद रखना। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। किस भाषा में लिखा गया है? पिंगल भाषा में, ठीक है। इस ग्रंथ में राजस्थान के अन्य राज्यों के संक्षिप्त इतिहास के साथ बूंदी राज्य के इतिहास का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कौन से में? वंश भास्कर में बूंदी राज्य के इतिहास का बहुत विस्तार के साथ में वर्णन किया गया है और बाकी राज्यों का डिटेल छोटे संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। फिर है, इस ग्रंथ को पूरा करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। ये ग्रंथ पूरा किसने किया था? मुरारीदान ने। फिर सूर्यमल मिश्रण के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम है बलवंत विलास, वीर सतसई, छंदमयूख, उमेद सिंह चरित्र, बुद्ध सिंह चरित्र आदि। इनमें से दोस्तों कई बार एग्जामों के अंदर प्रश्न आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संत पीपाजी का जन्म स्थान कौन सा? ऑप्शन सुनिए, गागरोन, कतरियासर, पीपासर, बिलाड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर है गागरोन। अब देखिए दोस्तों, मैंने संत पीपा के बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी प्रदान की है। दोस्तों मैं डिटेल बताता हूँ ना, ये कई सारी बुक्स और गाइडों से ली जाती हैं। किसी भी एक बुक या एक गाइड में आपको ये डिटेल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। संत पीपा राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। ये रामानंद के शिष्य थे। संत पीपा किसके शिष्य थे? रामानंद के। इनका जन्म गागरोन के खिंची राजपूत के घर में हुआ था। संत पीपा ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। सभी लाइनें क्वेश्चन हैं, ये मान लो आप। संत पीपा को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। बाड़मेर जिले के समदड़ी ग्राम में इनका मंदिर है, जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो देख लो दोस्तों, हर लाइन में एक क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जो है एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? वेणेश्वर मेले का आयोजन, ऑप्शन सुनिए, माघ पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माघ पूर्णिमा को। अब देखिए दोस्तों, बेणेश्वर धाम के बारे में, बेणेश्वर मेले के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है, या बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में।
फिर डूंगरपुर जिले में सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर आदिवासियों का यह पवित्र तीर्थ स्थल है। साबला यानी डूंगरपुर में प्रतिवर्ष माघ शुक्ला 11 से पूर्णिमा तक यानी फरवरी माह में विशाल मेला लगता है। याद रखना, वेणेश्वर मेला किस तिथि को आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा 11 से लेकर के माघ शुक्ला 11 से लेकर के पूर्णिमा तक, और इंग्लिश माह में पूछा जाएगा तो फरवरी माह में लगता है, ठीक है। वेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो उत्तर आएगा वेणेश्वर मेले को। अगला क्वेश्चन देखिए, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, ऑप्शन सुनिए, भोगीलाल पंड्या, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों इसका सही उत्तर है गोविंद गुरु। अब देखिए दोस्तों, गोविंद गुरु के बारे में मैंने पूरी जानकारी इसके अंदर प्रदान कर दी है। देखिए, गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में हुआ था। इन्हें भील जनजाति में जनजागृति फैलाने का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील जनजाति में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने और उन्हें संगठित करने के लिए गोविंद गुरु द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। याद रखना चित्र है, भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गुरु के द्वारा। किनको संगठित और जागरूक करने के लिए? भीलों को। फिर भीलों में जागृति उत्पन्न करने और उन्हें संगठित करने के लिए गोविंद गुरु द्वारा 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 में। किसने की थी? गोविंद गुरु ने। ये किन आदिवासियों का संगठन है? भीलों का। किस उद्देश्य से की गई थी? भीलों में जन जागृति पैदा करने और उनको संगठित करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, संत सभा नहीं, ये संप सभा है। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। याद रखना, प्रतिवर्ष की भांति 1913 में, कहीं पर 1911 भी दे रखा है दोस्तों, तो 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों का एक विराट सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिस पर कर्नल सटन के आदेश पर रियासत की सैनिक टुकड़ियों ने फायरिंग की, जिसमें हजारों आदिवासी भील मारे गए थे। इस घटना को मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है तथा इसे राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो इसको भारत का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाह है यानी कुशवाह है शासकों की प्राचीन राजधानी था? ऑप्शन है आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग, भद्रदुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट, आमेर दुर्ग। देखिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कछवाह है यानी कुशवाह राजवंश राजा रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र उसके वंशज कुश के नाम पर पड़ा था। ठीक है ना, लव और कुश, राम जी के दो बेटे थे ना, रामचंद्र जी के दो बेटे थे लव और कुश, तो कुश के नाम पर इस राजवंश की जो नींव है वो पड़ी थी। फिर कछवाह राजवंश ने ढूंढाड़ राज्य पर शासन किया था। इस वंश के सोडदेव के समय कछवाहों की राजधानी दौसा थी। याद रखना, सोडदेव के समय कछवाहों की राजधानी थी दौसा, और बाद में इस वंश के शासक दुल्ह राय ने जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। कितनी अच्छी जानकारी मैंने इसमें प्रदान की है, देखना आप। फिर दुल्ह राय के पुत्र काकिल ने 1035 ईस्वी में आमेर की मीणाओं को परास्त करके आमेर को अपने राज्य में मिला लिया और उससे अपनी राजधानी बनाया। तो तीन राजधानी हो गई कुछ कछवाहों की, कुशवाहों की। पहली राजधानी दौसा जो सोडदेव के समय थी, दूसरी राजधानी जमुआ रामगढ़ जो दुल्ह राय के समय थी, तीसरी राजधानी होगी आमेर जो कोकिल देव के समय थी। ठीक है, तो तभी से आमेर कछवाहों की राजधानी जयपुर निर्माण तक बनी रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर यानी गुज्जर समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है आग नृत्य, तेरहताली नृत्य, गेर या चरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा चरी। अब देखिए, मैंने गुज्जरों के नृत्यों की विस्तार से इसमें जानकारी प्रदान किया आपको। देखिए चरी नृत्य, देखिए इसके बारे में, ये नृत्य महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, गुज्जर महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है चरी नृत्य। ठीक है, ये नृत्य सिर पर चरी यानी पित्तल का कलश, ठीक है, चरी का मतलब होता है मटका या कलश, तो यह नृत्य सिर पर चरी यानी पित्तल का कलश रख करके किया जाता है, जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती हैं। किशनगढ़ के पास गुज्जरों का चरी नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। किशनगढ़ के
फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फिर देखिए झूमर नृत्य, ये नृत्य गुज्जर पुरुषों और स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य है, जिसमें झूमरा नामक वाद्य यंत्र की गति के साथ नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? ऑप्शन सुनिए, अकबर, बाबर, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब। दोस्तों इसका सही उत्तर है अकबर। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट यानी सिंध में हुआ था तथा उनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर यानी पंजाब में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अकबर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करके एक एकीकृत राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसके लिए उसने राजपूत नरेशों के साथ सहयोग और संघर्ष की नीति बनाई। आमेर के राजा भारमल ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह 1562 में अकबर के साथ किया था। जोधपुर के शासक रावचंद्र सेन पहले राजस्थानी शासक थे जिसने मुगलों यानी अकबर का प्रतिरोध किया था। इसी कारण रावचंद्र सेन को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। याद रखना अच्छी तरह, इसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर का लोकप्रिय नाम है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम देखिए, पीली नगरी, गुलाबिल नगरी, नीली नगरी, श्वेत नगरी। दोस्तों इसका सही उत्तर है नीली नगरी। अब देखिए दोस्तों, मैंने जोधपुर के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। देखिए जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी एवं थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार आदि उपनामों से भी जाना जाता है। इस शहर की स्थापना राठौड़ शासक राव जोधा द्वारा 1459 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अब है जोधपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? जोधपुर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देखिए, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग, याद रखना चित्र है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भव्य इमारत जसवंत थड़ा। फिर अकाल राहतकारियों के तहत बनवाया गया भव्य उमेद भवन। फिर मंडोर की छतरियाँ, ओसिया के जैन मंदिर, नाथ संप्रदाय का महामाया मंदिर, कुरंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध खिंचन गांव और कायलाना झील और उमेद सागर झील। दोस्तों ये सभी पर्यटन स्थल जोधपुर में स्थित है। हर लाइन के अंदर ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1567 में, 1303 में, 1534 में, 1301 में। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1303 में। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह थे। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती रानी पद्मनी के लिए हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में जो 1303 में युद्ध हुआ था वो किसके लिए बताया गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार वो रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए बताया गया है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिस युद्ध में रावल रतन सिंह मारे गए और उनके सेनापति गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त हो गए। इस घटना को चित्तौड़ का प्रथम साका कहा जाता है। याद रखना, चित्तौड़ का प्रथम साका किस वर्ष हुआ था? 1303 में। किसके शासनकाल में हुआ था? रावल रतन सिंह के शासन काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना, ऑप्शन सुनिए, उदय सिंह द्वितीय, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ, राणा हमीर सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है थर्ड, विग्रहराज चतुर्थ। अब देखिए दोस्तों, मैंने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर दी है और हर एग्जाम में विग्रहराज चतुर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप, विग्रहराज चतुर्थ जिसको विसल देव के नाम से भी जाना जाता है, 1153 में अजमेर की गद्दी पर आसीन हुए थे। याद रखना, विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम क्या है? विसल देव, ठीक है। वह विद्वानों के आश्रयदाता थे। ललित विग्रहराज नाटक के लेखक सोमदेव उनके दरबार में रहते थे। याद रखना, ललित विग्रहराज नाटक के लेखक कौन है? सोमदेव। सोमदेव किसके दरबारी आश्रित थे? तो इसका उत्तर आएगा विग्रहराज चतुर्थ के, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ कवि बांधव के नाम से भी जाने जाते थे।
उन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। कवि बांधव के नाम से कौन जाने जाते हैं, किस शासक को जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को। और हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने। फिर देखिए उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया था। याद रखना, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। ये मूल रूप से क्या था, एक संस्कृत पाठशाला थी। और वैसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। ठीक है। वर्तमान में टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा तथा बिसलपुर बांध का निर्माण बिसल देव के द्वारा ही करवाया गया था। बिसलपुर गांव भी और बिसलपुर बांध दोनों का निर्माण किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने, यानी बिसल देव ने। इनके काल को चौहान शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। याद रखना चित्र है, चौहान शासन का स्वर्ण युग किस शासक के काल को माना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को। अगला क्वेश्चन देखिए, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित। ऑप्शन है गुज्जर, भील, बनिया या अहीर। दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड, भील। देखिए दोस्तों, मैंने मानगढ़ धाम के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, किसी भी एक गाइड में ये इतनी डिटेल से आपको पूरी चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं अलग अलग गाइडों और अलग अलग बुक्स की सहायता लेकर के आपके लिए मैटर तैयार करता हूँ। बहुत मेहनत इसमें करनी पड़ती है। तो आप मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। देखिए मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष अश्विनी शुक्ला पूर्णिमा को विशाल आदिवासी मेले का आयोजन होता है। मानगढ़ धाम आदिवासियों की आस्था का केंद्र स्थल है। मानगढ़ धाम का नाम गोविंद गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। गोविंद गुरु द्वारा भीलों को जागृत करने और उन्हें संगठित करने के लिए 1883 में संत सभा की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पे हुआ था। फिर गोविंद गुरु द्वारा 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित आदिवासी भीलों के विराट सम्मेलन पर कर्नल सटन के आदेश पर रियासती सेना की टुकड़ियों द्वारा की गई फायरिंग में हजारों आदिवासी भील शहीद हो गए थे। इस घटना को मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ हत्याकांड को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत का, और राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। तो मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु की क्या बनी हुई है, एक प्रतिमा भी बनी हुई है, मूर्ति भी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था। ऑप्शन सुनिए, कीर्ति स्तंभ, अशोक स्तंभ, विष्णु स्तंभ या विजय स्तंभ। तो इसका सही उत्तर है चौथे नंबर का विजय स्तंभ। अब देखिए दोस्तों, विजय स्तंभ के बारे में मैंने पूरी जानकारी इसमें प्रदान की है। देखिए महाराणा कुंभा 1433 में चित्तौड़ के शासक बने थे। इन्हें हिंदू सुरत्राण तथा अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। हर लाइन एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आए हुए हैं दोस्तों। मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। महाराणा कुंभा और मांडू यानी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य 1437 में हुए सारंगपुर युद्ध में कुंभा विजय हुए, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1437 में। किन के मध्य, महाराणा कुंभा और मांडू यानी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। इसमें कौन विजय हुए थे, कुंभा विजय हुए थे। तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने किसका निर्माण कराया था, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। फिर विजय स्तंभ के स्थापत्यकार जेता और उनके पुत्र नापा व पुंजा थे। इस स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट है, किसी किसी गाइड में 122 फुट भी दे रखी है दोस्तों, तथा इसमें 9 मंजिलें हैं। इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। इस स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। याद रखना, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है, विजय स्तंभ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। सुनहरी कोठी का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है नवाब वाजिद अली शाह ने, नवाब अमीर खान ने, नवाब बिरजिस कद्र या नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथा, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। अब देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दी है। टोंक राज्य की स्थापना 1818 में ब्रिटिश शासन के साथ की गई एक संधि के तहत अमीर खां पिंडारी ने की थी। याद रखना, टोंक राज्य की स्थापना किसने की थी, अमीर खां पिंडारी ने। टोंक की सुनहरी कोठी के भवन का निर्माण
टोंक के नवाब आमिर खान ने प्रारंभ किया था, जो 1834 में पूर्ण हुआ था। इसकी दूसरी मंजिल नवाब इब्राहिम अली खान ने 1817 में बनवा करके संपूर्ण कोठी में सोने की नक्काशी व चित्रकारी कराई। तभी से इसे सुनहरी कोठी कहा जाने लग गया। इस कारण इसका निर्माता भी इब्राहिम अली खान को ही माना जाता है। ठीक है। टोंक के अन्य पर्यटन स्थलों में डिग्गी में स्थित कल्याण जी का विष्णु मंदिर है। ठीक है ना, जिसको डिग्गी कल्याण मंदिर भी कहा जाता है। और इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में राजा डिग्व ने करवाया था। ठीक है। मुसलमान इसे कलंग पीर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? गलत ऑप्शन बताना आपको। तारागढ़, बूंदी, गागरोन, झालावाड़, सोनारगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, उदयपुर। तो दोस्तों इसमें सही जो मेल नहीं खाने वाला उत्तर है वो है चौथे नंबर का कुंभलगढ़ उदयपुर। ये गलत है। देखिए दोस्तों, दो दुर्गों के बारे में तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो बाकी दो दुर्गों की जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखिए तारागढ़, देखिए बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग एक गिरी दुर्ग है, जिसका निर्माण बूंदी के राव देवा के वंशज बरसिंह द्वारा 1534 में करवाया गया था। इस दुर्ग के भीतर शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन है। याद रखना, किस दुर्ग के भीतर शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन है? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बूंदी में। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। इसका निर्माता कौन है? बरसिंह। ठीक है। और तारागढ़ दुर्ग इसके अलावा अजमेर में भी स्थित है दोस्तों, वो भी याद रखना। अजमेर स्थित तारागढ़ दुर्ग एक गिरी दुर्ग है, जिसका निर्माण राजा अजयपाल द्वारा बीटली पहाड़ी पर करवाया गया है। ये बिजली गलत लिख गया है दोस्तों, मिस प्रिंट हो गया। बीटली पहाड़ी पर करवाया गया है। इस दुर्ग को गढ़ बीटली या अजय मेरू आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर है गागरोन किला। देखिए गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है, जो आहू व कालीसिंध नदियों के संगम स्थल सामेल जी के निकट मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण डोड यानी परमार राजाओं द्वारा करवाया गया था। खिंची नामक राजवंश के संस्थापक देवेंद्र सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा था। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह और संत पीपा की छतरी इसी दुर्ग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रही है। ये संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मिठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? गागरोन किले में स्थित है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, सलाम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा चौथा, जैसलमेर। देखिए दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है, जिसका निर्माण जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा 18वीं सदी में कराया गया था। ये हवेली पत्थर की नक्काशी व महीन जालियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए नथमल की हवेली। नथमल की हवेली जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित है। इस हवेली का निर्माण जैसलमेर के महारावल बेरीसाल के द्वारा करवाया गया था। ये राजपूत मुगल स्थापत्य कला का समन्वय है। जैसलमेर की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री दीवान मोहता नथमल का निवास स्थान था। याद रखना, जैसलमेर की हवेली नथमल की जो हवेली है जो जैसलमेर में स्थित है, ये क्या था? ये जैसलमेर के दीवान मोहता नथमल का निवास स्थान था। ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा हो सके। ये आपको पता है दोस्तों, वीडियो तैयार करने में देखो कितनी मेहनत होती है। आपको पूरा मैटर एक जगह पर और मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप भी कम से कम मेरा कोऑपरेशन करें, सहयोग करें, मदद करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा हो सके। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।